हेलो घोस्टली आर्मी, कैसे हो आप सब। तो हाल ही में इंडिया में अस मूवी रिलीज हो गई है जो कि एक बढ़िया मूवी है। हालांकि ये भी एक परफेक्ट फिल्म नहीं है और अगर मैं एज अ फैन ना देखकर एज अ एक्सप्लेनर देखूं तो मुझे इस फिल्म में कुछ प्लॉट होल्स और कुछ बेतुकी सी बातें लगी जो कि मैं एंड में डिस्कस करूंगा। बट एज अ ब्रॉडर पिक्चर की तरह लूं तो फिल्म बढ़िया है। इस फिल्म को डायरेक्शन दी है जॉर्डन पील ने, जिन्होंने अपनी पहली मूवी गेट आउट के लिए एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऑस्कर जीता था, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। लोग ऑस्कर पाने के लिए सालों तक इंतजार करते हैं और कुछ के नसीब में ये अवार्ड होता ही नहीं है। हालांकि हमें ये बात समझनी होगी कि जब आप अपनी पहली ही फिल्म के लिए ऑस्कर जीत जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ही अपनी अगली फिल्म के लिए आपके ऊपर बहुत ज्यादा ही प्रेशर रहता है। और आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि जॉर्डन पील ने अपनी इस 2019 की अस मूवी के साथ में क्या जस्टिस किया है। फिल्म का जॉनरा है मिस्ट्री, थ्रिलर और हॉरर। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 7.5, जो कि काफी ज्यादा हाई है। इस फिल्म की मेन स्टार कास्ट यानी कि एडलेड विल्सन यानी कि ल्यूपिता न्योंगो को मैं स्पेशल प्रॉप्स देना चाहता हूं उनकी कमाल की एक्टिंग के लिए, और मुझे पर्सनली इनकी एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी। इमोशंस का हंसी से रोने में चेंज होना बहुत ही बढ़िया था। और यहाँ पर एक बात और है कि ये मूवी हो सकता है कि हर किसी को पसंद ना आए, क्योंकि इस फिल्म में कुछ हिडन एजेंडास के बारे में बात की गई है, ना कि यहाँ पर आपको भूत प्रेत देखने को मिलेंगे। मूवी को देखने के बाद से मैं यही सोच रहा था कि इस फिल्म को मैं एक्सप्लेन कैसे करूं, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको मूवी की एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपको स्टोरी समझ आ जाए, और उसके बाद मैं मूवी के शुरुआत से एंड तक जो हिंट्स और हिडन एजेंडाज हैं वो मैं आप सबके सामने पेश करूंगा। उसके बाद में हम अंत में मेरी कुछ पर्सनल थ्योरीज के बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप सब कमेंट्स करके अपनी थ्योरीज को भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो यार, फिल्म शुरू होती है 1986 के साल में, जहां पर एक यंग लड़की एडलेन थॉमस दिखाई जाती है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ में सेंटा क्रूज बीच पर मस्ती कर रही है। लेकिन ऐसा करते करते वो वहां से कहीं और चली जाती है। रास्ते में उसको एक व्यक्ति दिखाई देता है जिसके हाथ में एक बोर्ड था और उस पर लिखा था जेरेमाया 11:11। साथ में जब एडिलेड चल रही होती है तो हर एक इंडिविजुअल पर फोकस किया जाता है जो भी रास्ते में दिखता रहता है। इसका काफी डीप मीनिंग है जो कि मैं आपको स्टोरी लाइन बताने के बाद में समझाऊंगा। अब एडिलेड एक फन हाउस में एंटर करती है जिस पर लिखा हुआ था फाइंड योर ट्रू सेल्फ, और ये करते करते वो साथ में एक सिग्नेचर विस्लिंग भी करती जाती है। अब भोली एडिलेड अंदर चली जाती है और वहां उसको अपनी मिरर इमेजेस दिखाई देने लगती हैं। अब डरते डरते वो एग्जिट की तरफ बढ़ ही रही थी, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर उसको अपनी जैसी एक और लड़की दिखाई देती है जिसको देखकर वो बहुत डर जाती है। अब ऐसा होने के बाद में वो वापस अपने पेरेंट्स के साथ में तो आ जाती है, पर वो इतना ज्यादा शॉक में थी कि उसने बोलना ही छोड़ दिया था और अपने साथ हुए इस हादसे के बारे में उसको कुछ भी याद नहीं था और उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। अब प्रेजेंट डे में पिक्चर आ जाती है जहां पर हमको 4 लोगों की एक फैमिली दिखाई देती है। एडिलेड अब बड़ी हो चुकी है, उसके पति का नाम है गेब और 2 मासूम बच्चे हैं, बड़ी बहन जोरा और छोटा भाई जेसन। अब ये सब वेकेशन पर जा रहे थे सीधा सेंटा क्रूज बीच पर। अब सेंटा क्रूज बीच की बात को सुनकर एडिलेड को बीच बीच में अपना पास्ट याद आने लगता है कि उस रात आखिर हुआ क्या था। अब यहाँ पर गेब अपने बेटे जेसन का नाम लेकर एडिलेड को सेंटा क्रूज जाने के लिए मना लेता है। सेंटा क्रूज बीच पर इनके 2 दोस्त जॉश और किटी भी इनका इंतजार कर रहे थे। जॉश और किटी की ट्विन डॉटर्स भी थी। अब अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए गेब एक बोट खरीद लेता है और एडिलेड का पास्ट और उसके डर को वो नजरअंदाज करता है। फाइनली ये सब बीच पर पहुंच जाते हैं और वहां पर मस्ती करने लगते हैं, पर जेसन वहां बीच पर अपनी मस्ती करते करते आगे निकल जाता है और उसको एक व्यक्ति दिखाई देता है जिसने कोट पहना है और उसके हाथों से खून बह रहा है। और ये व्यक्ति बड़ी अजीब सी पोजीशन में खड़ा था जिसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब हम मूवी को डीपली एनालाइज करेंगे। मीनवाइल आप सब बस स्टोरी लाइन को देखिए। अब एडिलेड किसी तरह से जेसन को ढूंढ लेती है और यहाँ पर उसका प्रोटेक्टिव नेचर नजर आता है, लेकिन उसके साथ साथ एक अजीब सा डर। जेसन इस आदमी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताता, लेकिन इस आदमी की एक पिक्चर जरूर ड्रॉ करता है जिसको एडिलेड देख लेती है, लेकिन इस इंसान के बारे में पूछे जाने पर वो कोई जवाब नहीं देता। अब उसी रात एक अजीब सी 4 लोगों की फैमिली इनके घर के सामने दिखाई देती है। गेब उनको डराने की कोशिश करता है ताकि वो उनकी प्रॉपर्टी से चला जाए, लेकिन वो कोई रेस्पॉन्स नहीं देते।
मीनवाइल एडिलेड पुलिस को फोन मिलाती है, लेकिन पुलिस 14 मिनट्स की दूरी पर थी। अब जैसे ही गेब एक बेसबॉल बैट लेकर बाहर जाता है, ये चारों इन पर हमला कर देते हैं। बाहर से विस्लिंग की आवाज आती है जो एडिलेड बचपन में बजाया करती थी। अब एडिलेड डर जाती है और किसी तरह से ये सब घर में घुस जाते हैं। इस फैमिली के कपड़े बड़े अजीब से थे, पूरा रेड लिबास, एक हाथ में ग्लव और एक हाथ में गोल्ड सीजर्स। रोशनी होने पर इन सभी को दिखाई देता है कि ये सब तो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। वैसे इनको डॉपलगैंगर कहना ज्यादा बेटर होगा। डॉपलगैंगर का मतलब होता है एक इंसान के जैसा हूबहू दूसरा व्यक्ति। एडिलेड की डॉपलगैंगर का नाम था रेड, गेब काउंटर पार्ट का नाम था अब्राहम और बच्चों के नाम थे प्लूटो और अम्ब्रे। अब यहाँ पर सिर्फ रेड ही थी जो बोल सकती थी, लेकिन काफी ज्यादा खराब आवाज में, पर बाकी सब बस ग्रंटिंग की भाषा समझते थे, जैसे कि अब यहाँ पर रेड अपनी साइड की कहानी बताती है कि एक लड़की को सब कुछ मिला और एक प्यारी फैमिली, लेकिन उसकी परछाई को बहुत कुछ सहना पड़ा। तभी रेड सबको ऑर्डर देती है कि अपने काउंटर पार्ट्स को मार दो। हालांकि यहाँ पर वो एडिलेड की फैमिली को मार सकते थे, पर वो कुछ मस्ती करने का सोचते हैं, जिसके चलते अब्राहम गेब को उठा के ले जाता है मारने के लिए। जोरा का पीछा करती है अम्ब्रे और घर के अंदर ही दोनों लड़के यानी कि जेसन और प्लूटो एक कमरे में जाके खेलने लगते हैं। बाकी एडिलेड को एक हैंड कफ की मदद से खुद को बांधने का ऑर्डर रेड देती है। अब जोरा का पीछा करते करते अम्ब्रे उसको मारने ही वाली थी, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति अम्ब्रे को इंटरप्ट कर देता है, जिसको अम्ब्रे मार देती है अपनी गोल्ड सीजर से, और मौके का फायदा उठाकर जोरा वहां से भाग जाती है। अब्राहम गेब को मारने ही वाला था, लेकिन गेब किसी तरह से मोटर बोट इंजन की मदद से अब्राहम को मार देता है। और यहाँ पर जेसन को ये पता लगता है कि प्लूटो जेसन की तरह ही मिरर एक्शंस करता है, और ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि सिर्फ यही था जो अपने काउंटर पार्ट को कंट्रोल कर पा रहा था। जेसन अपनी एक मैजिक ट्रिक दिखाकर प्लूटो को रूम में बंद करके भाग जाता है। अब रेड एडिलेड को देख ही रही होती है कि तभी प्लूटो की ग्रंटिंग की आवाज से वो उसको देखने के लिए चली जाती है, और मीनवाइल एडिलेड खुद को छुड़वा के जेसन को ढूंढ लेती है। पूरी फैमिली फिर से रीयूनाइट होती है और गेब की बोट की मदद से वो वहां से भाग खड़े होते हैं, और बस रेड और प्लूटो गुस्से में इनको देखते रहते हैं। यहाँ से भागकर ये सीधा जाते हैं जॉश और किटी के बीच हाउस पर, लेकिन वहां जाके ये पता लगता है कि सिर्फ इनके ही काउंटर पार्ट्स नहीं बल्कि सभी के काउंटर पार्ट्स हैं, यानी कि डॉपलगैंगर्स हैं। जॉश, किटी और उनकी ट्विन सिस्टर डॉटर्स की भी मौत हो चुकी थी। वहां पहुंचते ही एडिलेड को ये लोग बंदी बना लेते हैं, लेकिन किसी तरह से ये डॉपलगैंगर्स को मार देते हैं और वहां थोड़ा रिलैक्स करते हैं। जैसे ही न्यूज चैनल खोलते हैं, वहां पर पता लगता है कि ये काउंटर पार्ट्स पूरी यूनाइटेड स्टेट्स में हैं और अपने रियल पार्ट को मार रहे हैं। और एक खास बात ये थी कि इन सभी की यूनिफॉर्म वही है, रेड कपड़ा, एक हाथ में ग्लव और गोल्डन सीजर। और ये डॉपलगैंगर्स एक अजीब सी चेन बनाकर खड़े हुए हैं, जिसको न्यूज रिपोर्टर एक प्रोटेस्ट का फॉर्म बताता है, पर इसका मीनिंग काफी डीप है, जिसके बारे में हम अंत में बात जरूर करेंगे। आराम से वीडियो देखते रहिए दोस्तों, मैं एक एक चीज को अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप सभी को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब पूरा परिवार जॉश की कार लेके वहां से भाग जाता है, लेकिन वहां पर कार चलाती है जोरा, जिसके सामने अम्ब्रे खड़ी हुई थी। किसी तरह से वो अपनी कार की मदद से उसको मार देती है। अब यहाँ पर एक बात साफ थी कि इन डॉपलगैंगर्स के पास कोई खास शक्ति नहीं थी, इनको भी मारा जा सकता था। अब सुबह होते होते ये सब सेंटा क्रूज बोर्ड वॉक की तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन इनके सामने खड़ा हुआ था प्लूटो, और उसने इनकी पुरानी कार में आग लगा के एक ट्रैप बिछाया हुआ था। इनकी कार तक गैसोलीन थी और प्लूटो के हाथ में थी एक माचिस। लेकिन यहाँ पर जेसन को ये बात याद थी कि प्लूटो उसकी कॉपी करता है और वो पीछे हटने लगता है, और जैसे जैसे जेसन पीछे हटता है वैसे ही प्लूटो वहां पर आग में जलकर राख हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर रेड आ जाती है और जेसन को किडनैप करके अपने साथ में अंडरग्राउंड टनल्स में ले जाती है। अब जोरा और गैब एक एम्बुलेंस के पीछे छिप जाते हैं और वहां पर विटनेस करते हैं कि ये चेन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। पर एडिलेड उसी फन हाउस हॉल में मिरर्स में जाती है, जहां पर उसको एक सीक्रेट डोर मिलता है, जहां से वो सीधा नीचे टनल्स में पहुंच जाती है, जहां पर एंटर होते ही बहुत सारे रैबिट्स यानी कि खरगोश दिखाई देते हैं, और इनका भी मूवी में सिग्निफिकेंस है। यहाँ पर एक क्लासरूम में पहुंचने पर रेड खड़ी हुई थी, जो कि एडिलेड को सब कुछ साफ साफ बताती है कि इस प्रोजेक्ट का नाम था द टीदर। जी हाँ, ये एक यूएस गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था क्लोन्स बनाने का, ताकि पॉपुलेशन को कम किया जा सके और पॉपुलेशन को अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सके। पहले ये रैबिट्स पर एक्सपेरिमेंट किया गया था और क्लोन बनाने के बाद में वो
नेचुरली ब्रीडिंग करने लगे थे। फिर इंसानों के लिए ये किया गया, पर यह प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लोन्स तो बना लिए थे लेकिन सोल को वो नहीं बना पाई, जिसकी वजह से इन सभी को इन अंडरग्राउंड टनल में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। अब यहाँ पर एक शॉकिंग बात ये थी कि पूरे के पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के क्लोन बनाए गए थे, तभी पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में ये काउंटर पार्ट्स फैल गए थे। नीचे अंडरग्राउंड में ये सब क्लोन्स बस रियल पर्सन की कॉपी करते रहते थे जो ऊपर अर्थ पर रहा करते थे, और तभी मूवी के अंदर एक एक पर्सन को शुरुआत में स्पेसिफिकली दिखाया गया था क्योंकि रियल पर्सन जो भी अर्थ पर करता था वही सेम चीज ये क्लोन्स यहाँ अंडरग्राउंड टनल में करते थे। लेकिन रेड उनकी लीडर बनी और उनको अपने काउंटर पार्ट से अलग होना सिखाया ताकि रिवेंज लिया जा सके, और अब ये क्लोन्स का वक्त आ गया है। एडलेड और रेड में बहुत लड़ाई होती है लेकिन किसी तरह से रेड को मार दिया जाता है। अब मरते मरते रेड फिर से विस्लिंग करने लगती है और गुस्से में आके एडलेड उसका गला चेन से दबा देती है और जेसन को बचा के वो अपनी फैमिली के साथ में एम्बुलेंस में निकल जाती है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट खुलता है कि उस रात जब एडलेड छोटी बच्ची थी और जब वो उस फन हाउस में गई थी तो एडलेड की क्लोन ने रियल एडलेड को बेहोश करके वही टनल में बंद कर दिया था और खुद बाहर आ गई थी। जी हाँ, ये जो एडलेड अभी एम्बुलेंस में है ये एक क्लोन है और असली लड़की थी रेड। अब अंत में जेसन और एडलेड एक दूसरे को एक क्रीपी सी स्माइल करते हैं। एक ड्रोन शॉट की मदद से हमको दिखाया जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में अभी भी तबाही मची हुई है। क्लोन्स ने एक बहुत बड़ी चेन बनाई हुई है जो कि पूरे देश में फैली हुई है, और बूम, मूवी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं मूवी के शुरुआत से एंड तक दिए गए हिंट्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्लोन्स ऐसे हाथ पकड़ के क्यों खड़े हुए थे पूरे देश भर में। जब अस मूवी की शुरुआत होती है तो यंग एडलेड हमको टेलीविजन पर एक एड देखती हुई दर्शाई जाती है जहां पर हैंड्स अक्रॉस अमेरिका के बारे में दिखाया जा रहा था, जो कि एक चैरिटी इवेंट था जो कि एक्चुअल में 25 मई 1986 में हुआ था, और इसमें पार्टिसिपेट करने वालों की संख्या 6.5 मिलियन लोगों से भी ज्यादा थी। इसमें कई सारे एक्टर्स और पॉलिटिशियंस ने भी भाग लिया था, लेकिन एक्चुअल पॉपुलेशन से काफी कम मात्रा में लोग आए थे और ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसका बेसिक एजेंडा था जो भी इस इवेंट से फंड्स जनरेट होंगे वो देश के भूखे और घर से बेघर लोगों को दिया जाएगा। हालांकि इससे $34 मिलियन जनरेट हुए थे, लेकिन फाइनल अमाउंट जो डोनेट हुई थी वो थी $15 मिलियन। अब जब बचपन में असली एडलेड को उसी के क्लोन ने नीचे टनल्स में बंद कर दिया था तो मेरे हिसाब से एडलेड के दिमाग में यही बैठ गया था कि मैं पूरे क्लोन्स के साथ ऐसा करवाऊंगी ताकि हम क्लोन्स की सफरिंग्स और पूरी दुनिया देखेगी। अब बड़े होते होते इसकी सोच ऐसी हो गई थी क्योंकि वो अपने बचपन से ही यहाँ से नीचे फंसी हुई थी। उस सफरिंग और पेन को असली एडलेड यानी कि रेड ने किसी तरह से दर्शाने का सोचा। मुझे इसके पीछे बस एक ये बच्ची की हैंड्स अक्रॉस अमेरिका के कॉमर्शियल देखने के बाद की चीज लगती है। बेसिकली फिर से हमको यहाँ यही दिखाया गया है कि क्लोन्स असली इंसानों की मिरर मूवमेंट्स कर रहे हैं जिसके पीछे रेड का दिमाग था। इस फिल्म में रैबिट्स का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। इस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स रैबिट्स के ऊपर किए गए थे और जब इंसानों के क्लोन्स बनाए गए तो क्लोन्स इन रैबिट्स को खाकर ही जिंदा इतने सालों तक उन टनल्स में रह रहे थे। फिल्म के अंदर हमको एडलेड को लेकर कई बार हिंट दिया गया था कि वो भी एक क्लोन है। जैसे शुरुआत में एडलेड रैबिट के डॉल को देखकर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट और खुश हो जाती है, जिससे आई एम श्योर उसको अपना पास्ट याद आता होगा, यानी टनल्स में रहना विद रैबिट्स। जब गेब और एडलेड वेकेशन पर जा रहे होते हैं तो एक सॉन्ग पर एडलेड कुछ बीट्स देने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिल्कुल ऑफ द बीट चुटकियां बजा रही थी, जिससे साफ साफ एक क्लोन जैसा बिहेवियर साबित होता है क्योंकि इनके अंदर सोल्स नहीं होती और ये बस अपने काउंटर पार्ट की सोल से कनेक्टेड होते हैं। मूवी में जब एडलेड जॉश और किटी की बेटी के क्लोन को मारती है तो वहां पर उसके अंदर का वही क्लोन बिहेवियर हमको नजर आता है। वहां पर वो काइंड ऑफ ग्रंट करने लगती है। सेंटा क्रूज बीच पर आते ही उसको अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर क्लोन्स आ सकते हैं क्योंकि शी न्यू कि इन अंडरग्राउंड टनल्स में कौन रहता है, और मूवी के अंत में भी वो बहुत ही क्रीपी सी स्माइल करती है जैसे ये क्लोन्स करते हैं। जब अम्ब्रे मरी थी तो वहां पर एडलेड उसके पास जाती है और उसको शांत करवाती है, जैसे कि वो वाकई में उसके लिए केयर करती थी। उसको काफी ज्यादा दुख था अम्ब्रे की मौत का। इनफैक्ट जब प्लूटो आग में जा रहा था तब भी वो मना कर रही थी कि मत जाओ। तो इन सब चीजों से ये साबित होता है कि शुरुआत से ये हिंट्स दिए गए थे कि रियल एडलेड नहीं है बल्कि ये एक क्लोन है जिसने रियल एडलेड की जगह असल दुनिया में ले ली थी। आखिर रेड ने इतने सारे क्लोन्स को कंट्रोल किया कैसे और आखिर वो इनकी लीडर बनी कैसे?
तो जब मूवी के शुरुआत में उस मिरर हाउस में जाके एडिलेड की क्लोन ने उसको टनल्स में बंद कर दिया था, तो उसके बाद वो क्लोन एडिलेड की जिंदगी जीने लगी थी और उस वक्त तक ये क्लोन भी रियल एडिलेड की ही नकल कर रही थी। पर एक दिन इसका डांस कंपटीशन था जिसमें ऑब्वियसली रियल एडिलेड माहिर थी और बस टनल्स के अंदर रियल एडिलेड नाचने लगती है और ऊपर असल दुनिया में क्लोन उसकी नकल करती है। अब जब सारे के सारे क्लोन्स इस रियल एडिलेड को नाचते हुए देखते हैं तो वो उसको एक तरीके से भगवान मानने लगते हैं और इसकी सारी बात सुनते हैं क्योंकि वो इन सबसे काफी अलग थी। तो बेसिकली इस रियल एडिलेड ने सारे के सारे क्लोन्स को एक सिंगल सोल कनेक्शन से आजाद करवा दिया था और सालों तक तैयारी की ताकि यूनाइटेड स्टेट्स पर कब्जा किया जा सके। यहाँ पर गोल्ड सीजर्स का क्या महत्व है, तो नॉर्मली आप अपने घर के अंदर सीजर्स देखना तो दोनों गैप जो होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर नहीं होते। एटलीस्ट मेरे पास जो सीजर्स हैं उनके तो बिल्कुल भी नहीं है। पर यहाँ पर मूवी के अंदर जो गोल्ड सीजर्स हैं अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो उनका गैप एक मिरर कॉपी जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल आइडेंटिकल, जो कि एक जाकर एक सिंगल बोल्ट यानी कि एक डॉट से कनेक्टेड है, जिसका सीधा मतलब है कि दो बॉडी और एक सोल आपस में कनेक्टेड है। लेकिन रेड ने सीजर की मदद से उस पॉइंट को काटने की कोशिश की और उसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो गई। अगर सीजर को आप क्लोज रखोगे तो बॉडी एक सोल कनेक्टेड है, जहां पर कट किया तो वो कनेक्शन ही खत्म। और रेड का यही मकसद था पूरी फिल्म के अंदर। बेसिकली रेड आज तक बहुत ज्यादा सदमे में थी कि जो उसका राइट बर्थ था वो उसको उसके क्लोन ने उससे छीन लिया और इसलिए ही वो बदला चाहती थी। और गोल्ड सीजर्स रिच होना दर्शाता है, यानी कि सून टू बी रिच, और मूवी के लिए ये एग्जैक्टली फिट होता है क्योंकि अगर रेड एडिलेड को मार देती तो वो बहुत ही अच्छी लाइफ जी सकती थी और जैसा चाहे वैसा घूम फिर सकती थी, जिसमें वो ऑब्वियसली कामयाब नहीं हो पाई। मुझे लगता है कि जॉर्डन पील ने इसका इंस्पिरेशन 1991 में आई डेड अगेन फिल्म से लिया होगा, जिसमें भी ऐसा ही कुछ कनेक्शन कट करने जैसा कंसेप्ट है। हालांकि इस बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती थी, लेकिन लेट्स फोकस ऑन द बिगर पिक्चर। अब बात करते हैं 11-11 नंबर की। तो 11-11 फिल्म की शुरुआत में था। घर के अंदर टाइम भी 11-11 का था जब गेब की फैमिली बीच हाउस में थी। उस वक्त बेसबॉल मैच का स्कोर भी 11-11 पर टाई होता हुआ दिखाया गया था और उस पर्टिकुलर मोमेंट पर साउंड भी बहुत तेज थी ताकि समझने वाले व्यूअर्स को समझ आ जाए कि हाँ 11-11 का कुछ तो मतलब जरूर है। और उसके बाद में सिमिलर साइन था क्लोन वर्ल्ड के एक क्लोन के माथे पर। तो आखिर क्या है ये 11-11 का मतलब? तो मूवी के शुरुआत में जो बोर्ड था उस पर लिखा था जेरिमाया 11-11। तो जेरिमाया एक किताब का नाम है और हिब्रू बाइबल के 11वें चैप्टर में एक फ्रेज है कि आई एम गोइंग टू ब्रिंग कैलामिटी अपॉन देम एंड दे विल नॉट एस्केप दो दे विल बेग फॉर द मर्सी बट आई विल नॉट लिसन टू देयर क्राइज। इस फ्रेज के काफी सारे फॉर्म्स हैं पर सबका मतलब एक ही है, जो कि है कि अगर वो गलत गॉड की पूजा करेंगे तो मैं उन पर रहम नहीं खाऊंगा और जब भी वो मदद के लिए पुकार करेंगे तो मैं उनकी पुकारों को अनसुना कर दूंगा। और फिल्म में यही हुआ है। हमको पूरी मूवी में इंसान टेक्नोलॉजी को ही पुकारते हुए दिखाए गए हैं, जैसे कि जोरा पूरी फिल्म में बस फोन पर लगी हुई दिखाई जाती है। उसका अपनी फैमिली और गॉड के प्रति कोई कनेक्शन नहीं था। जब किटी को मारा जा रहा था तब भी वो बस एलेक्सा को ये कहती है कि कॉल द पुलिस, लेकिन एलेक्सा एक टेक्नोलॉजी होने के कारण से एक सॉन्ग प्ले कर देती है, जिससे ये साबित होता है कि फॉल्स गॉड को मानने से यही होता है। आजकल हम सब बस टेक्नोलॉजी की तरफ ही जाते रहते हैं, भक्ति और गॉड और ये सब चीजें की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने क्लैश ऑफ टाइटंस मूवी जरूर देखी होगी। तो उस मूवी में भी यही है कि ज़्यूस उन इंसानों की मदद करने से इनकार कर देता है जो खुद पर घमंड करते हैं और उसकी पूजा नहीं करते, जिसका भुगतान इंसानों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। अब इस 11-11 का एक और मतलब हम देख सकते हैं कि 11-11 दिखने में एक जैसे हैं और अगर हम एक को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसे और दूसरा थोड़ा स्टाइल में। पर फिल्म के अंदर क्लॉक पर जेरिमाया 11-11 को स्ट्रेट लाइन से दर्शाया गया था, जिसका सीधा मतलब ये है कि क्लोन्स जैसे हैं ये। 11 के बीच में जो कॉलन है वो एक सोल जैसा रिप्रेजेंटेशन है। आई नो यहाँ पर हम बात बहुत डीप जा रहे हैं, लेकिन खुद को एनालाइज करने से मैं रोक नहीं सकता। जैसे सीजर्स के बीच में एक बोल्ट होता है, उसकी सोल से रिप्रेजेंट किया जाता है, वैसे ही इस कॉलन को भी सोल से रिप्रेजेंट किया गया है। जब ये सब वेकेशन के लिए सेंटा क्रूज बीच पर जा रहे होते हैं तो उस वक्त भी इनकी शेडोज 11-11 का साइन बना रही थी। तो हमको कंटिन्यूअस हिंट्स मिलते रहे हैं कि हाँ भाई क्लोन्स जल्दी ही मूवी में एंट्री लेने वाले हैं।
हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द काउंटर पार्ट AKA डॉपलगैंगर्स। तो मूवी के अंत में एक राज खुलता है कि जब से ये क्लोन्स बनाए गए हैं पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के, तो तब से ही ये अंडरग्राउंड टनल्स में अपने काउंटर पार्ट्स की मिमिक्री कर रहे हैं, यानी कि उनके मिरर एक्शंस। और इसलिए ही शुरुआत में सारे के सारे इंसानों को सेंटा क्रूज बीच पर डायरेक्टर ने स्पेसिफिकली दिखाया था, लेकिन जब एडिलेड के क्लोन ने रियल एडिलेड की जगह ले ली थी असल दुनिया में, तो वहां से हमको इन क्लोन्स का एक नेचर समझ आता है कि ये क्लोन्स भी रियल इंसानों जैसे रह सकते हैं। जैसे एडिलेड का क्लोन इस पूरे टाइम वहां पर रहा, बल्कि वो खुद के ही रियल पार्ट को मारने में भी कामयाब हो गई थी। इनफैक्ट शी वॉज बेटर देन द रियल एडिलेड। तो अगर क्लोन्स को अच्छे से सिखाया जाए और उनकी परवरिश की जाए तो वो भी इंसानों जैसे ही हो सकते हैं, इनफैक्ट उनसे बेटर। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इस बात से बचना चाह रही थी, या फिर उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया कि ऐसा कुछ भी एक्सपेरिमेंट किया जाए। मूवी के एंड में जब रेड उस रात की कहानी बताती है तो वो ये बोलती है कि उसने फील कर लिया था कि उन दोनों के बीच में कुछ स्पेशल कनेक्शन है, यानी कि रियल एडिलेड में और क्लोन में। जिसका मतलब ये था कि क्लोन ने ये समझ लिया था कि वो रियल एडिलेड की जगह ले सकती है, और एंड में यही होता हुआ दिखाया गया है। जो कि रियल वर्ल्ड में हो रहा था वही टनल्स के अंदर क्लोन्स भी करते हैं। इनफैक्ट जब एडिलेड फन हाउस में जा रही होती है तो वहां पर लिखा हुआ था फाइंड योर ट्रू सेल्फ, और ये भी इंटेंशनली जॉर्डन पील ने दर्शाया है। और बैकग्राउंड में उस बीच पर जब बिजली चमक रही होती है तो वहां पर भी आसमान में अस मूवी का पोस्टर की छवि बनती हुई हम सभी को दिखाई देती है। मेरे पास अभी कोई क्लियर वीडियो नहीं है, अदरवाइज स्लो मोशन करने पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मूवी का नाम हमको 3 चीजों को दर्शाता है। एक तो एडिलेड के क्लोन की बात, जब उसने ये कहा था कि मैंने समझ लिया था कि अस हैव स्पेशल कनेक्शन, और ये पूरी मूवी बेसिकली एडिलेड और उसके क्लोन के पीछे ही घूम रही होती है। दूसरा हो सकता है सिंपली यूनाइटेड स्टेट्स, अस मतलब होता है राइट। और जब मूवी बिल्कुल स्टार्ट होती है तो वहां पर 3 सेंटेंसेस लिखे हुए थे कि यूनाइटेड स्टेट्स में अंडरग्राउंड में बहुत सारी टनल्स और सबवेज हैं जो कि कई किलोमीटर्स के हैं, लेकिन आज तक वहां पर क्या है कोई नहीं जानता, वो बिल्कुल अबैंडन्ड है। तो हो सकता है कि ये कोई इल्यूमिनाटी एजेंडा को दर्शाने का राज है जो कि जॉर्डन पील ने दर्शाया है। अब यहाँ पर कई चैनल्स ने इस डीपॉपुलेशन एजेंडा को भी बताया है, तो क्या ऐसा कुछ वाकई में यूएस गवर्नमेंट प्लान कर रही है? आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तीसरा और आखिरी ये है कि इट्स सिंपली अस, मतलब कि हम सभी के अंदर एक अच्छा और बुरा पार्ट दोनों होते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट हम पर हावी होगा। हम चाहें तो एक अच्छा इंसान बन सकते हैं और अपने अंदर की बुराई को खत्म कर सकते हैं, या फिर हम उस बुराई को अपने ऊपर हावी होने दे सकते हैं। और मूवी में यही हुआ है, और मोस्टली जगहों पर मूवी के अंदर यही दर्शाया गया है कि जो हमारा बुरा काउंटर पार्ट है वो पूरे देश पर हावी हो चुका है। अब फिल्म के अंदर वेकेशन पर जाते वक्त जोरा एक न्यूज के बारे में बात करती है कि यूएस गवर्नमेंट बहुत टाइम से फ्लोराइड हर जगह पर मिला रही है ताकि ह्यूमंस को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन इस बात को सब ध्यान से नहीं सुनते। हालांकि इस बात का क्लोन प्रोजेक्ट से लिंक ये था कि वाकई में सब ह्यूमंस के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लोराइड डाला जा रहा था, जिससे क्लोन्स बिल्कुल रियल ह्यूमंस जैसा बिहेव करें। इस चीज में उनको कामयाबी नहीं मिली, मीनिंग की सोल पर काबू नहीं मिल पाया, और बस गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया। अब बात करते हैं जेसन के कैरेक्टर के बारे में। तो मुझे ये लगता है कि लास्ट की एंडिंग सीन में जब एडिलेड और जेसन एक क्रीपी सी स्माइल एक दूसरे को देते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जेसन भी एक क्लोन था और सीक्रेटली वो भी कभी स्विच हो गया हो? क्योंकि ये एक मैजिक ट्रिक थी जो जेसन को आती थी, लेकिन जेसन उसको बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था मूवी के अंदर। और अगर हम प्लूटो को देखें तो उस आग वाली मैजिक ट्रिक से वो डरता था क्योंकि उसका हाफ फेस जला हुआ था। हो सकता है कि मैजिक ट्रिक करते हुए रियल जेसन का वो मुंह जल गया हो, या फिर उसको चुप रखने के लिए वहां पर उसका मुंह जला दिया गया हो। और ये बात सिर्फ लास्ट के सीन के रेफरेंस से मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जब जेसन बीच पर किटी की बेटियों के साथ खेल रहा था तो उसने सैंड टावर को तोड़ के टनल्स बना के ये कहा था कि मैं अंडरग्राउंड टनल्स को ढूंढ रहा हूँ, और पूरी मूवी में वो इतना ज्यादा शॉक्ड भी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, जब क्लोन्स ने इनके घर पर कब्जा किया था तो ये पूछ रहे थे कि ये लोग हैं कौन, तो जेसन ने सबसे पहले बोला था कि दे आर अस। अब यहाँ पर जेसन का शैतानी मास्क भी ये रिप्रेजेंट करता है कि वी आर द डेविल्स, और डेविल हम सब के अंदर है। वेकेशन पर जाते वक्त भी जब एक सॉन्ग पर एडिलेड चुटकी बजा रही थी तो वो भी ऑफ द बीट जाके चुटकी बजाता है। एक और इम्पोर्टेंट सीन जब जेसन बीच पर खो गया था और उसको एक कोट पहना हुआ व्यक्ति मिला था, जो कि वो कोई और नहीं था बल्कि उसी इंसान का क्लोन था जिसने शुरुआत में जेरी माया 1111 का बोर्ड पकड़ा हुआ था। और यहाँ पर सबसे
सबसे ज्यादा स्ट्रेंज बात ये थी कि उसके पास जाकर जब वो आया था तो उसकी कोई भी डिटेल जेसन ने किसी को भी नहीं बताई थी, बल्कि उसकी एक पेंटिंग उसने ड्रॉ कर दी थी। अब जब रेड उनकी लीडर थी और क्लोन्स ने अपने आप को अपनी सोल से काफी हद तक डिटैच कर लिया था, तो ये भी हो सकता है कि इस पूरे टाइम कई सारे क्लोन्स ने खुद को अपने काउंटर पार्ट से स्विच किया हो और अल्टीमेटली देखा जाए तो एंड में क्लोन जीत ही गए, क्योंकि एडिलेड के बचपन का राज तो सिर्फ उन दोनों के ही बीच था, यानी कि उसमें और रेड के बीच में। अब रेड नहीं रही तो किसी को भी कुछ भी नहीं पता चलेगा कि आखिर उस रात हुआ क्या था। मूवी के अंदर छोटी छोटी डिटेल्स पर काफी ध्यान दिया गया है, जैसे कार के पीछे फैमिली का स्टिकर बना होना, टेक्स्ट पर फोकस करना, इंडिविजुअल कैरेक्टर पर फोकस करना। हालांकि फिल्म बड़े स्केल पर देखूं तो ए क्लास है, लेकिन अब हम आते हैं कुछ ऐसी कमियों के बारे में जो बहुत ही अजीब थी। फिल्म में दिखाया गया है कि काउंटर पार्ट जो है वो आपको हर जगह फॉलो करेगा और वो आपकी सोल से कनेक्टेड रहेगा, तो रेड ने कैसे उस कनेक्शन को काट दिया और सबको ट्रेनिंग देते देते वो प्लूटो को ट्रेनिंग देना कैसे भूल गई। और सबसे बड़ी बात ये कि जब ये मिशन रेड को पूरा करना ही था तो उसने एडिलेड का वहां सेंटा क्रूज बीच पर आने तक का इंतजार ही क्यों किया। वो तो ये काम बहुत पहले कर सकती थी और शायद तब उसको रोक पाना भी नामुमकिन होता। और देखा जाए तो एडिलेड के क्लोन ने रियल एडिलेड का बचपन खराब किया, तो उसने अपना नाम रेड रख लिया। ओके फाइन, तो उसको तो बदला बस अपने क्लोन से लेना चाहिए था और बाकी सब क्लोन्स को भी खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि देखा जाए तो ऐसी चीज तो और सभी क्लोन्स भी कर सकते हैं ना। बचपन तो औरों के भी खराब किए जा सकते हैं। पर ये चीज थोड़ी अजीब थी। एंड वन मोर थिंग कि नाचने तक तो एडेलिन ने रेड की कॉपी की, तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि कनेक्शन टूट गया? क्या क्लोन्स में सोल जनरेट हो जाती है कुछ समय बाद में? तो दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब तो जॉर्डन पील ही दे सकते हैं जब कोई बड़ा मीडिया हाउस उनका इंटरव्यू लेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर हमें कुछ बैकग्राउंड दिखाया जाए और हो सकता है कि इस मूवी का कोई अगला पार्ट वगैरह बन जाए कि मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कैसे बनाया गया था या फिर एक्चुअल में क्या सीन था, किस मोटिव से ये चीज़ की गई थी, क्योंकि हम सब लोग तो बस थ्योरीज ही सजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैं फोकस ओवरऑल पिक्चर पर करूंगा, क्योंकि अगर डिटेल में गए तो काफ़ी ज़्यादा प्लॉट होल निकल आएंगे। ये फिल्म 2019 की बेहतरीन मूवी से एक रहेगी, पर गेट आउट मूवी के कंपैरिजन में मुझे ये फिल्म थोड़ी सी वीक लगी। जॉर्डन पील डिलीवर्ड व्हाट ही वांटेड, पर थोड़ी सी कमी रह गई, बट ओवरऑल मूवी बहुत बढ़िया है। एक बार आप अपने नज़दीकी थिएटर्स में जाकर इस मूवी को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि ऐसी अच्छी मूवीज इंडिया में कम ही रिलीज होती हैं। पर यहाँ पर एक चीज ये थी कि अच्छी मूवीज को कम लोग ही पसंद करते हैं। जैसे कि आप ये शॉर्ट क्लिप मेरे थिएटर से देख सकते हैं कि यहाँ पर थिएटर ऑलमोस्ट खाली पड़ा हुआ था, ज्यादा लोग नहीं थे। इनफैक्ट मैंने नाइट शो देखा और टिकट मुझे बॉक्स ऑफिस पर जाके एकदम से ही मिल गई थी। अब ये लैक ऑफ प्रमोशंस कह लो या फिर अनअवेयरनेस, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। रेड का कैरेक्टर मुझे पर्सनली फिल्म में सबसे ज्यादा अच्छा लगा। फिल्म का स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट, म्यूजिक, ट्विस्ट सब कुछ बढ़िया है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए घोस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल को। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको वीडियो पसंद आती है। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए